मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पार्लिमानी इंतखाबात का बुखार सर चढ़ कर बोल रहा है। जहां सियासी जमातें मजबूत तरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं, वहीं इन उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए एक नई सोच भी इस खड्डे में उतर रही है। क्या ये सोच सियासी जमातों के मजबूत तरीन उम्मीदवारों को टक्कर दे पाएगी या नहीं? और इस सिलसिले में आज हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है जो पार्लिमानी हल्का इंतखाब श्रीनगर से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट से है और ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। डॉक्टर काजी अशरफ आज हमारे दरमियान हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर ही हैं, लेकिन आप सियासत के मैदान में आ चुके हैं। सियासत में आने का मकसद? देखिए, एक्चुअली मैं ये ठीक है, मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, कैंसर सर्जन हूँ। कैंसर के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। 20 साल से मैं कैंसर के साथ लड़ रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक यहाँ का एक बाशिंदा नहीं हूँ। मैं इसी माहौल में बड़ा हुआ हूँ, इसी माहौल से मैं पैदा होके मैं आगे चला हूँ। मैंने काफ़ी चैलेंज देखे अपनी ज़िंदगी में। जब मैंने मेडिकल के लिए दाखिला ले लिया तो उस वक्त भी काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद मेडिकल के बाद फिर मैंने स्पेशलाइजेशन सर्जरी में की तो काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ऑल इंडिया लेवल पर फिर मैंने कंपटीशन किया मेरे एमसीएच के लिए, यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए, जो मैंने कैंसर में पोस्ट डॉक्टरेट किया। उसके बाद फेलोशिप्स भी की। तो जिंदगी पर मैंने चैलेंज देखे हैं। और मैंने नौकरी, जो गवर्नमेंट नौकरी थी, वो मैंने उस वक्त छोड़ दी, आज से 10-15 साल पहले, जब नौकरी के लिए लोग तरसते थे। बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरी जमीन में एक बात आ गई कि मैं अपनी इस प्रोफेशन को, मैं इसको जस्टिस नहीं दे रहा हूं। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये आ गया कि मुझे एक चैलेंज लेना। उस वक्त मैंने चैलेंज ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उस चैलेंज को आप जाके देख सकते हैं, मेरे पेशेंट से बात करके देख सकते हैं। इसी तरह ये जो सियासत है, सियासत एक चैलेंज है। सियासत हमारे घर से शुरू हो जाती है। मियाँ बीवी जो है, उनका जो रहना सहना है शादी के बाद, वो एक सियासत है। बच्चों को पालना एक सियासत है। सो सियासत हमारे घर से शुरू हो जाती है। एक घर एक सियासत का एक यूनिट है, और उसके बाद एक सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं गाँव बोलते हैं, जिसमें 50 घर हों, 1000 घर हों। इसी तरह उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में 10,000 घर, 15,000, 20,000, 1 लाख घर, वही लाखों के घर, वही एक कंट्री बनती है। लेकिन सियासत जो है, सियासत के साथ हमारा सामना रोजमर्रा की जिंदगी में, जिस तरह रिलीजन के साथ, इबादत के साथ और अपनी फेथ के साथ आपका सामना रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ता है, इसी तरह सियासत के साथ भी आपका राब्ता रहता है। और ये बात कहना मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि सियासत जो है, हाँ, मैं पेशेवराना सियासतदान नहीं हूँ, वो उनके लिए एक पेशा है, मेरे लिए सियासत पेशा नहीं है। मेरे लिए सियासत रोजमर्रा की जरूरत है, और मैं उसी चीज को आगे लेके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ। आपको लगा कि महसूस किया आपने कि आप सियासत में कदम रख के ही जो चैलेंजेस हमें हैं, सोसाइटी को है, और उन चैलेंज को आप दूर करेंगे? देखिए, सिर्फ सियासत में कदम रख के चैलेंजेस दूर नहीं होते। लीडरशिप का ये नहीं मतलब होता है कि आप सियासी लीडर बन गए, आपके पीछे लोग नाराबाजी करेंगे, वो लीडरशिप है, और फिर आप हर एक चीज को, दुनिया को चेंज करोगे रात भर। नहीं, लेकिन ये चेंज का, जिसको हम बोलते हैं तब्दीली का एक जुज है, और सियासत एक तब्दीली का एक अहम तरीन जुज है। जब तक हमारे पास एक गुड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। देखिए, हम इस वक्त क्या चल रहा है, पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है। अब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी पंचायत है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। और उस पंचायत में जिस तरह कोर्ट में एक जज होता है, सुप्रीम जज होता है, वो वकीलों के आर्ग्यूमेंट्स सुनता है, ठीक है, और उसके बाद फैसला करता है। इसी तरह जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक स्पीकर होता है जो आपके आर्ग्यूमेंट सुनता है, पार्लियामेंट मेंबर्स के आर्ग्यूमेंट सुनता है। ये नहीं है कि कोर्ट की तरह है, वो पंचायत कोर्ट की तरह काम करती है। स्पीकर का उतना ये नहीं होता है पावर कि वो एक जज की तरह बिहेव करे, लेकिन सिस्टम वही, आइडिया की बात है। और वहां जाके जब आप कोई चीज डिस्कस करते हैं और आर्ग्यू करते हैं, उस तरीके से, जिस तरीके से
उस आर्ग्यूमेंट को आप फोर्सफुली आर्ग्यू करते हैं उस तरीके से, विद डेटा, विद रिसर्च, विद ऑल दोज थिंग्स। यानी तो आपका कहना है कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां आप आपकी लोगों की मौसर आवाज और लोगों की असल नुमाइंदगी एस्पिरेशंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लोगों की जो हालात है, लोगों की हालात को अगर चेंज आप करना चाहते हैं, वो एक बहुत उम्दा तरीका है। भारतीय पार्लियामेंट की जो ऐवान जरी है, जिसे लोकसभा कहा जाता है, वहां पर 543 नशस्तें हैं और उसमें जम्मू कश्मीर का सिर्फ 5 नशस्तें हैं। आप समझते हैं कि हम इन 5 नशस्तों को लेकर, अगर खत्ता लद्दाख की एक नशस्त को जोड़े, 6 नशस्तों को लेकर एक मौसर आवाज बन सकते हैं? हाँ, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि जो हमने अभी तक देखा है, जो हमारी आदत बनती है, इसको हैबिचुएशन कहते हैं। पावलोव एक साइंटिस्ट था, उसको 1905 में नोबेल प्राइज मिला है। उसने ये एक, उसको बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स, उस पर उसने रिसर्च करके दुनिया को बता दिया कि एक हैबिचुएशन हो जाती है इंसान को, ठीक है, बार बार जो चीज सामने आती है उससे हैबिचुएशन हो जाती है। इसी तरह जो अभी से बचपन से हम देख रहे हैं, बार बार एक कन्फ्रंटेशनल अप्रोच। मेरी पार्टी एक है, पार्टी ए, मैं पार्टी बी के आमने सामने आंख से आंख मिला के देख नहीं सकता हूं। ये कन्फ्रंटेशनल अप्रोच है। मेरा जो कहना है, और हमारा जो ग्रुप है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बाकी लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा एक कंसेंसस है कि हमको कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच को कंसिलिएटरी अप्रोच से रिप्लेस करना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मेरी ही पार्टी का दूसरा पार्लियामेंट मेंबर उसमें आ सकता है, लेकिन एक बात है कि जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है, वो एकदम ये हो सकती है ना, अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम कॉमन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से प्लीड कर सकते हैं। और 5 लोग क्या, अगर एक ही इंसान होता है, देखो दुनिया में बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस आती हैं, वो एक इंसान ने स्टार्ट की है, ठीक है। अब 5 तो काफी हैं, लेकिन उस पर क्या है, उस पर एक अहम जरूरी बात यह है कि 5 जो हमारी जो आवाज है, 5 की आवाज, उस 5 की आवाज में एक कंसिलिएटरी अप्रोच हो, उसके लिए मैं आगे आ रहा हूं। मैं इन बड़ी पार्टियों को यही समझाना, अपील करना चाहता हूं कि जो आप ये एक दूसरे को लेग पुलिंग कर रहे हो, इससे आप बाज आ। लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, वादी कश्मीर की 3 पार्लिमानी नशस्तें, और आप पार्लिमानी हल्का श्रीनगर से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बदलते सियासी मंजरनामे में ये इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी अहमियत कितनी है? इनकी अहमियत तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, मुझे लगता है कि ये सबसे अहम तरीन इलेक्शन है, लेकिन ये इलेक्शन साथ ही साथ एक लिटमस टेस्ट है गवर्नमेंट का, बीजेपी के गवर्नमेंट के दावे का एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट इसलिए है कि देखना है कि ये बीजेपी के जो वादे हैं, अमन के वादे, वो ये सब जो बोलते हैं, जो क्लेम्स इसके हैं, ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये फ्री एंड फेयर होता कि नहीं। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो वाकई ये इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारी फ्यूचर हिस्ट्री का, कश्मीर की फ्यूचर हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जिस तरह आपने देखे कि 1986 में या 1977 में या 1975 में जो इलेक्शन, या 1953 के बाद जब बख्शी साहब बन गए, नेगेटिव इलेक्शंस होगी, धांधलियां होगी, तो वो भी कुछ एक टर्निंग पॉइंट बन गई। 1986 का इलेक्शन जो है एक टर्निंग पॉइंट बन गया, आग लग गई सारी कश्मीर में, सारा कश्मीर जल गया है, और हमारे पास इस वक्त अचीवमेंट जो है 30 साल की, वो सिर्फ क्या है, वो यतीम खाने हैं और विडोज है, बेवाएं हैं, लाखों की बेवाएं हैं। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिसके पास भी है, अगर इस वक्त तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ये बात मानती है और पूरी ज़मीर के साथ ये बात मानती है कि जम्मू एंड कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, तो मुझे लगता है वाकई ये एक टर्निंग पॉइंट है हमारी फ्यूचर हिस्ट्री का। जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियां, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या नई पार्टी जो दफा 370 की तंसीब के बाद उम्र से वजूद में आई, वो है अपनी पार्टी, कांग्रेस है, बहुत बड़ी पार्टियां इस इंतखाबात में जो है हिस्सा ले रही है और अपने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मैं कामयाब होने के लिए और नाकाम होने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं बजाते खुद उन पार्टीज के साथ कंपटीशन में नहीं आ रहा हूं, ठीक है। मैं ये देख रहा हूं कि जो कंपीट इस वक्त उम्मीदवार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन है, वो कंपटीशन के लायक मुझे लगते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मैं बड़ा चढ़ा के कोई बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं वसूख से आपको बोल रहा हूं, देखिए आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है,
आपके पास पीडीपी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके पास अपनी पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब इनके पास गवर्नमेंट थी उस वक्त उनका जो था, उनका रवैया क्या था, इन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीजें, देखिए अभी तो ये अफसपा की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफसपा को हटाने का फैसला लिया है, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई थी, जो उमर साहब चीफ मिनिस्टर बनने का ये कर रहे थे, तो उस वक्त क्या बोल रहे थे, जो ही मैं आ जाऊंगा कल अफसपा चला जाएगा, हुआ नहीं ना। उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, उसको मुझे दोहराने की कोई जरूरत नहीं, और मैं नहीं समझता मुझे दोहरानी चाहिए। मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा जो है, मैं एक आगाज कर रहा हूं उस बात का कि मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूं, देखिए हमारे पास 5 साल के बाद हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ एक वोट का ताकत है, ठीक है। मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप वाकई अपने बच्चों के फ्यूचर की बात सोचना चाहते हैं, तो आप अपने वोट को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो और अपने जमीन में झांक के अपने वोट का इस्तेमाल करो। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट आपकी सियासी पार्टी है, और आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है और आपका अपना मौक़िफ़ क्या है उसका? देखिए आर्टिकल 370 जो है, वो हमारा मौक़िफ़ ये हमेशा से ये रहा है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो है वो 1953 से शुरू हो। पहली बार जब एब्रोगेट हुआ 1953 में, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने, उस वक्त तो कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, कांग्रेस ने इस आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करती ग्रेजुअली करती चली आई, ठीक है। इतनी एब्रोगेशन होगी कि 54 जो डायरेक्टिव्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से 53 डायरेक्टिव्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गए, ठीक है। तो उसमें अब एब्रोगेट करने का कोई पॉइंट था ही नहीं। अब बीजेपी ने उसको बिल लाई और उसको एब्रोगेट किया। उसको क्या एब्रोगेट किया, ये जो आर्टिकल था, बजाते खुद आर्टिकल, उसको क्रॉस लगाया, ठीक है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल जीनियस होता है, उन्होंने इसका पॉलिटिकल एडवांटेज ले लिया, ठीक है। कांग्रेस हम सबों को बोलती रही कि आर्टिकल 370 टेम्पररी आर्टिकल नहीं है, परमानेंट ये है, लेकिन पीछे से उसने उसको खत्म कर दिया, ठीक है, एब्रोगेट किया, लेकिन लोगों के सामने नहीं बोला, ठीक है। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, बीजेपी एक स्मार्ट पार्टी है, ये हमको बोलना नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपना जो ये एब्रोगेशन किया, इसको स्मार्टली उन्होंने कैश किया, ठीक है। तो ये तो क्रेडिट तो उनको जाता है, स्मार्टली कैश करें। बाकी जो एब्रोगेशन है, एब्रोगेशन तो कब की हो गई थी, एब्रोगेशन का 370 का कोई ये नहीं था। आप अमली तौर पर सियासत में अब आ गए हैं। अब इधर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज। अब जो प्रॉब्लम है हमारी, जिसके ऊपर ये सब जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज है उस पर ये बात नहीं करती है, वो है आर्टिकल 35A, जिसके लिए हम हमेशा बात करते आए हैं। देखिए 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुई और कश्मीर को एक्सीड किए हुए, ठीक है। 75 साल में आप मुझे बताइए, मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ हर एक, ये जो बड़े बड़े कैंडिडेट आप बोल रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूँ उनकी पार्टीज को, कब उन्होंने 35A के बारे में उसको एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बनाने के लिए पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा है, कब उन्होंने रखा है? हिंदुस्तान, ये रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान में 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 371 इंप्लीमेंट हो गया है। 35A और 375 अगर आप देखेंगे लगभग एक जैसा है, लेकिन अभी तक आप मुझे ये 370 पर जो आंसू बहाए जाते हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, इससे तो लोगों को ना ये तो शायद लोगों को बुद्धू समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। कश्मीर का अवाम जो है और कश्मीर के जो यूथ है, पढ़े लिखे हैं, उनको सब कुछ समझ आता है, वो समझते हैं, उन्होंने पढ़ा है आर्टिकल 370 को अच्छी तरह पढ़ा है। मैंने आर्टिकल 370 पर खुला रिसर्च किया, हमारे सब लोगों ने किया है, इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन जो आपको करना था वो आपने किया नहीं। 371 एटलीस्ट 371 को आप इंप्लीमेंट करवा सकते थे। जब 11 रियासतें इंप्लीमेंट करवा सकती हैं, आप क्यों नहीं करवा सकते? जिस रियासत का एक पार्लियामेंट मेंबर है वो 371 इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आपने पूछा कि आप 5 ही लोग कैसे करेंगे? जिन रियासतों का एक पार्लियामेंट मेंबर रह चुका है उनके तो 371 इंप्लीमेंट हुआ है, हमारा नहीं हुआ। ये क्या बात है? मैं ये नहीं बोलता हूँ ये लोग सब लोग ऐसे हैं, धोखेबाज है, बेईमान है, ये नहीं, ये सोच की बात है। उनकी सोच उधर तक ही पहुंचती, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इनकी सोच जहां तक महदूद है, ये उससे आगे आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते। ये प्रॉब्लम है। इनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे हमेशा वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए तैयार नहीं थे।
चूंकि अब आपने अमली तौर पर सियासत में कदम रखा है और आखिर पर जीत से ही अगर आप पार्लियामेंट में जाते हैं और आप लोगों की तर्जमानी कर सकते हैं, जी, लोग मैंडेट क्यों देंगे आप? मेरा पास्ट जो है, जो मेरी हिस्ट्री है, वो एक सॉलिड हिस्ट्री है, ठीक है। मैं सबसे पहली बात, मेरा एक मानना है और हमारी पार्टी का मानना है, लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप ये नहीं होता है तो आप पॉलिटिकल लीडर हो। लीडरशिप होता है जिस फील्ड में आप काम करते हो, उस फील्ड में आपने पूरी पूरे ध्यानदारी से, पूरी इंटेलिजेंस से काम किया हो, एक नाम बनाया हो। अगर आप एक उस फील्ड में नाम बनाते हो, दूसरे फील्ड में भी आप नाम बना सकते हो। देखिए, मैं पढ़ाई की बात करूंगा। जब मैं स्टूडेंट था, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट रह चुका हूँ, ब्रिलियंट, मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। एज डॉक्टर मैं बहुत ही अच्छा डॉक्टर, जो लोग कहते हैं अच्छा डॉक्टर रहा हूँ। और आप लोगों से बात भी कर सकते हैं, मैं कैंसर सर्जन हूँ, मैं कितना कामयाब कैंसर सर्जन हूँ, लोगों की खिदमत कैसे मैं अच्छी तरह से करता हूँ। जितना मेरे से, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 100% सक्सेस मुझको मिलती है, किसी को नहीं मिलती, ठीक है। 90%, 80%, अगर 70% भी सक्सेस मिलती है, वो भी मेरे लिए काफी है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। उस फील्ड में मैंने जान तोड़ के मेहनत की है, तो उस फील्ड का मैं लीडर हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम जितने लीडर हैं, वो लीडर जमा हो जाए। देखिए, मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, अगर आप इंडिया की कोई भी स्टेट देखेंगे, लाखों बच्चे आउटसाइड इंडिया पढ़ते हैं, आप चाहते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। अगर श्रीनगर में, अगर कश्मीर में 10 ही बच्चे वेस्ट की यूनिवर्सिटीज में पढ़े होते हर साल, तो 30 साल में कितने बचे थे? 30 साल में 300 लीडर आपके होते। आप चाहते हैं कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर से एक जॉइंट जो वॉइस है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे? मेरा तो इरादा वही है कि हम लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए काम करिए। और देखिए, हम बहुत बातें करते हैं कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी। आप देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 1000 मेगावाट हमारे पास कम है, डेफिसिट है, ठीक है। ये तो प्राइवेट कंपनी को भी रोकने दे दिया, उसके बाद भी आप देख लें, और यहाँ से आप बोल रहे हैं कि हम इंडस्ट्री बनाएंगे, हम सर्विस सेक्टर स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे। एनर्जी कहाँ है आपके पास? आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1-2 हैं, आपने बनाए हैं, और बड़ा आप इसके डोल बजाते हैं, डंका बजाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। आप कोई इंडस्ट्री यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई सर्विस सेक्टर यहाँ पर स्टार्ट कर, आप फ्रिज यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो फ्रिज के लिए आपके पास बिजली नहीं है। और हमेशा ये बोली जा रहे हैं कि लोग चोरी कर रहे हैं, कश्मीरी चोर है, कश्मीरी चोर है, कश्मीरी चोर है। लेकिन ये आप मुझे बताइए, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले आपके पास 10 बल्ब मकान में रहते थे, वो 100 वॉटेज का होता था, ठीक है, वो हो गया 1000 वाट। इस वक्त तो आपके पास एलईडी है, वो 5 वाट का होता है, ठीक है। अगर 10 या 85 वाट, बाकी बिजली कहाँ जाती है? उसके बारे में कौन बात करता है? इंडस्ट्री कैसे इंप्लीमेंट? आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? मेरी पार्टी का सिंपल एजेंडा है, वो है कि नंबर 1, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का, डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। बड़े बड़े ऐवानों में, जैसे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, पंचायत हो, ऐसी जगहों पर जहां पर लोगों के एस्पिरेशंस की कदर की जाए, जहां पर फ्यूचर जनरेशन की एस्पिरेशन की कदर की जाए, और उनके लिए जो हमको जो एनवायरनमेंट पैदा करना है, उसके लिए काम किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात है हमारी इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग को आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसके लिए काफी डिबेट की जरूरत है। वो काफी हमारा ब्लूप्रिंट बड़ा है, वो करेंगे उसके बारे में बात। लेकिन उसमें एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूंगा, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात मैंने बताई। जब तक आपके पास, आपके स्टेट में एनर्जी एफिशिएंसी नहीं होगी, सस्ती एनर्जी नहीं होगी, तब तक आप कितनी भी क्लेम्स करो, तब आप कितने भी, ये तो सब शायरी है, ये तो सिर्फ शायरी है। शायरी है, गाना बजाना है, ये सब गाते रहो, शायरी करते रहो, सुनाते रहो, और हा हो करते रहो, ठीक है। ये तीसरा जो है हमारा, तीसरा ये है कि हमारी स्टेट में ड्रग ट्रैफिकिंग जो होता है, जो नशावर्धक ड्रगों की ट्रैफिकिंग होती है, उसके बारे में अभी तक किसी भी पार्लियामेंट मेंबर ने पार्लियामेंट में ये बात अभी तक नहीं उठाई है, ठीक है। और हमारी पार्टी इंशाल्लाह पहली पार्टी है, मैं अगर हमको लोगों ने चुना, पहली बार पार्लियामेंट में जाके इस बात पर डिस्कशन होना चाहिए, बाज़ाब्ता डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट करवाना चाहेंगे, क्यों कश्मीर में इतनी ये जो एपिडेमिक बन गई है, क्यों ये एपिडेमिक बन गई है, कैसे ये एपिडेमिक, कौन इसका ये है, कौन इसके साथ मिला हुआ है, क्यों ये चल रहा है। ये 3 चीजें मैं आपको मोटी मोटी बता रहा हूँ। ये एक
एक मोटा लास्ट manifesto। में आपकी मैसेज आपके वोटरों के लिए या जो लोग आपको देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हमारे, उनके लिए क्या रहेगी? मेरी वोटरों के लिए क्या मैसेज है? मेरी तो यही मैसेज है कि आप भले मुझे वोट मत डालो, मुझे जरूरी नहीं है आप मेरे लिए वोट डालो। आप वोट डालो अपने जमीर को देख के, अपने जमीर के अंदर झांक के, कि आपकी फ्यूचर की गारंटी के लिए जो भी कैंडिडेट को आप वोट डाल रहे हैं वो क्या उसके काबिल है, क्या उसने अपने आप को फ्यूचर की गारंटी पहले दी है, तो आपको गारंटी देगा। पहले आप उस पर गौर करके आप देखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई आपको फॉर एग्जाम्पल उमर साहब या जो भी है हमारे फ्रेम में यहाँ पर, वो आपके फ्यूचर को गारंटी सिक्योरिटी दे सकता है, बेशक से आप वोट दीजिए, लेकिन जरूर वोट दीजिए, बाहर आइए, वोट दीजिए, ठीक है? वोट को जाया मत करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगले शुमारे में एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।